नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं एक्शन जारी भारत छोड़ो पाकिस्तानी। पहलगाम में आतंकियों द्वारा पर्यटकों की हत्या के बाद केंद्र सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए देश में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए। इसके तहत उत्तर प्रदेश में रह रहे करीब 1800 पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें से कई पाकिस्तानी नागरिक ऐसे हैं जो लंबे समय से यूपी में अपने संबंधी के यहां आकर ठहरे थे। वीजा खत्म होने के बाद रुके लोगों को वापस जाने के निर्देश दिए गए हैं। अगर वे खुद नहीं जाते तो उन्हें निर्देश के आधार पर डिपोर्ट किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद राज्यों के सीएम से बात की है, जिसके बाद सरकार एक्शन में है और सीधा संदेश है कि पाकिस्तानी भारत छोड़ो। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद भारत सरकार बहुत ही सख्ती से पेश आ रही है। सरकार ने भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों के हर वीजा को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी रह रहे हैं, उनको भी वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाक नागरिकों के वीजा रद्द किए जाने के आदेश के बाद यूपी में भी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई। डीजीपी मुख्यालय के निर्देश पर जिलों में पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कवायद तेज हो चली है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि अभी इस संबंध में केंद्र की तरफ से कोई औपचारिक आदेश नहीं मिला। हालांकि मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों को निर्देशित किया गया है कि वो पाकिस्तानी नागरिकों का ब्यौरा जुटाकर औपचारिकताएं उन्हें पूरा करें। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि अलग अलग वीजा पर यूपी आए पाकिस्तानी नागरिकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। बरेली में 35, वाराणसी में 10, रामपुर में 30, बुलंदशहर में 18, कानपुर में 36 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों के होने की बात सामने आई है। पाक राष्ट्रपिता शहनाज शाहिद जो 24/3/2025 को जनपद बरेली में इन्होंने अपना आगमन रिपोर्ट किया था। LIU ऑफिस में इनका पंजीकरण किया गया है। इनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खो जाने के कारण GRP में इनके द्वारा गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। तो इनके वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए LIU के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा संबंधित एजेंसीज और ऑफिस से पत्राचार किया गया है। शीघ्र ही जो भी वहाँ से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे और जो भी डायरेक्शंस प्राप्त होंगे उनके अनुपालन में पुलिस के द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो अभी भारत सरकार की तरफ से जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं और प्राप्त होंगे उनके संबंध में भी इनको लिखित में अवगत करा दिया जाएगा और जो भी डायरेक्शंस होंगे गवर्नमेंट के और ऑफिस के उनका कंप्लायंस कराया जाएगा। सर, टोटल बरेली में कितने पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं लॉन्ग टर्म वीजा में से? जो दीर्घकालिक वीज़ा पे हैं वो 34 लोग हैं, जिनकी सूची पुलिस के पास उपलब्ध है। समय समय पर उनका सत्यापन भी कराया जाता है। और ये एक महिला है जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पे यहाँ जनपद बरेली में इनका आगमन रिपोर्ट कर। यूपी में मौजूद पाकिस्तानियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर गुरुवार देर रात एक बैठक हुई थी। इसमें यूपी के गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और डीजीपी प्रशांत कुमार शामिल थे। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पहलगाम की घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस मुस्तैद रही। बता दें कि भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक वापस अपने देश लौटने को कहा गया है। हालांकि मेडिकल वीजा पर आए लोगों को वापस लौटने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, यानी उन्हें 29 अप्रैल तक हर हाल में वापस जाना होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश तत्काल जारी कर दिया गया। 48 घंटे का समय उनको दिया गया था। अब इसके तहत अलग अलग राज्यों में चिन्हीकरण जारी है कि कितने पाकिस्तानी राज्य में हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये प्रक्रिया जारी है। प्रदेश सरकार ने अलग अलग जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं, चाहे जिस भी वीज़े पे आए हों, चाहे स्टूडेंट वीज़ा पे आए हों, इलाज के वीज़ा पे आए हों और रिश्तेदारी में आए हों, उनको डिपोर्ट किया जाए और उनको पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जाए। अलग अलग जनपदों से आंकड़े भी सामने आ रहे हैं और तमाम जनपदों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी
आए हुए हैं अलग अलग वीज़ा पर, तो इनको अब पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जा रही है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों के अलावा अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। शिवा शर्मा संवाददाता लखनऊ हमारे साथ जुड़ गए हैं, नील मीणा संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सानू कुमार संवाददाता बरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीकी डे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेश सविता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही रविशंकर संवाददाता रामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं, उसके बाद अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे। सबसे पहले सानू हम आपके पास आते हैं। सानू, 35 लोगों की संख्या है बरेली में, जो पाकिस्तानी जो जानकारी सामने आ रही है, जो जिले में अधिकारियों के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 35 लोग वाराणसी में हैं। इन पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजने की अब प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए मानस, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में और खुद पूरे भारत में कहीं ना कहीं अलर्ट जारी है। और बरेली की बात कर ली जाए तो लगातार बरेली में जिस दिन से ये नोटिस जारी हुए, सभी जिलों के बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के लिए नोटिस जारी हुए कि जो लोग पाकिस्तान से रहने वाले लोग हैं, जो उनका ताल्लुकात जो है पाकिस्तान से है और वो यहाँ भारत में रह रहे हैं, और भारत के जिस भी स्टेट की बात कर ली जाए या फिर जिस भी जिले में रह रहे हैं वहां पर उनकी जांच पड़ताल की जाए और उनको वापस भेजने का काम जो है पुलिस करेगी। तो बात कर ली जाए तो बुधवार को जो है पहला शख्स जो कि शहनाज थी, जो उनको बरेली से निकाला गया और उनको दिल्ली भेजा गया, दिल्ली से सीधा उनकी रवानगी की गई। हालांकि उनके पास जो उनके कागजात थे, जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो चोरी हो गए थे, उसकी जांच जो है एलआईयू की तरफ से की गई। उसके बाद उनको जो है यहां से रवाना किया गया। एसएसपी अनुराग आर्या के मुताबिक बरेली में जो है अभी जो एलआईयू के पास जो दर्ज है उनकी संख्या करीब 34 है, यानी कि जो 34 लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से ताल्लुकात रखते हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो लोग जो है बरेली में रह रहे हैं और उनकी समय समय पर जो है बरेली पुलिस के मुताबिक जो है उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, उनके जो दस्तावेज है उनको रिन्यूअल कराया जाता है, उनकी जांच पड़ताल की जाती है और हर पहलू पर उनके एलआईयू हो या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, वो जो है पैनी नजर रखती है कि किसी प्रकार से इनका जो ताल्लुकात है वो किस तरीके से चल रहा है या इनका जो रिलेशन है वो किस बिहाफ पर चल रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों नजर बनाए रखता है और उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाती है। अभी की बात की जाए, जो 34 लोग हैं इनकी भी जांच पड़ताल चल रही है। लगातार जितना समय दिया गया है उस समय के अंदर इन लोगों को सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है कि सभी लोग जो है अपने अपने जो रवानगी करें और अपनी जितनी भी कागजी प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर लिया जाए। तो अभी की बात की जाए तो मानस, जितने 34 लोगों में से एक जो कि शहनाज है वो यहां से जा चुकी हैं और बाकी जो अन्य लोग हैं उनको नोटिस जारी कर दिया गया है, वो अपनी प्रक्रिया को पूर्ण कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनकी तरफ नजर बनाए रखा हुआ है। खास तौर पर से एलआईयू इसमें जो है और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि जो आईबी की टीम है वो कहीं भी इसमें कोई भी लापरवाही से जुड़ी हुई कोताही बरतने को तैयार नहीं है। हर पहलू पर नजर रखी जा रही है और किसी प्रकार से जो इन लोग को रवानगी जल्द से जल्द कराई जाएगी, क्योंकि समय बहुत कम है, उसी के बिहाफ पर इनकी रवानगी होगी। और मानस, निश्चित तौर पर जब से अलर्ट जारी हुआ है तो बरेली में खास तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो संवेदनशील इलाकों में बरेली माना जाता है और बरेली में लगातार कल से जो है अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन जगह जगह पर चेकिंग कर रहा है, चाहे जंक्शन की बात कर ली जाए, रोडवेज की बात कर ली जाए, जहां पर पब्लिक आवागमन ज्यादा है यानी कि कन्वेंस ज्यादा है, वहां पर लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। मोटर बाइक की जांच की जा रही है, बड़े वाहनों की जांच की जा रही है, जो नंबर प्लेट नहीं है गाड़ी पर उनकी जांच की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, चाहे आधार से जुड़ी हुई बात हो या फिर अगर कोई बाहर का रहने वाला व्यक्ति है तो उसके पासपोर्ट की बहुत गंभीरता से जांच की जा रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर जो है, तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल कर रहा है और हर संदिग्ध पर अगर कोई संदिग्ध दिखता भी है तो उसको हिरासत में लेकर उस पर कार्रवाई की बात की जा रही है। ठीक है सानू, ठीक है सानू, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शिवा शर्मा हमारे साथ संवाददाता लखनऊ जुड़े हुए हैं। शिवा, हम आपके पास आएंगे। डीजीपी कार्यालय के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यह प्रक्रिया चल रही है। जो पाकिस्तानी नागरिक उत्तर प्रदेश में रह रहे थे अलग अलग जनपदों में, उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनका ब्यौरा जुटाया जा रहा है और डीजीपी ने बताया कि उन सभी का ब्यौरा जुटाया जा रहा है और उनको पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया जारी है। क्या कुछ अहम अपडेट इस पर है शिवा? देखिए मनोज, पहले से ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के पास इस बात का ब्यौरा रहता है कि कितने पाकिस्तानी या कितने विदेशी नागरिक उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहे हैं, चाहे लखनऊ की बात की जाए या किसी अन्य जिलों की। और
इन्हीं सब की गतिविधियों पे नजर रखने के लिए लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जो तमाम अफसर हैं वो दिन प्रतिदिन काम करते हैं और हमें नहीं लगता कि किसी LIU के ऑफिसर के पास मिसिंग होगा डेटा कि कितने पाकिस्तानी या तो लखनऊ में है या तो किसी अन्य जिलों में है। सभी के पास डेटा है लेकिन गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अब जब ऑफिशियल कंफर्मेशन होगा कि इन पाकिस्तानियों को वापस यहाँ से उनके देश भेजा जाना है तब वो प्रक्रिया चालू हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल डेटा सभी के पास है, लेकिन ये जरूर पुलिस विभाग की तरफ से कहा गया है कि जितने भी पाकिस्तानी अगर कहीं पर इधर उधर है या उनकी मूवमेंट जहां पर वो स्थायी तौर के लिए आते हैं अगर वहां से हट करके कहीं इधर उधर है तो उनकी डेटा जानकारी इकट्ठा की जाए कि आखिरकार वो अगर लखनऊ के लिए अगर आए हैं और लखनऊ में रहने की अगर बात करके आए, क्योंकि वीजा में साफ तौर से लिखा होता है कि वो किस जिले जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, अगर वहां से हट करके किसी और जिले में घूम रहे हैं तो उनको वापस उनके मूल पते पर लाया और उनको स्टेबल रखा जाए कि किसी भी तरीके का अगर केंद्र सरकार से या उच्च अधिकारियों की तरफ से आदेश होता है तो उसको उस पर एक्शन लिया जाए और उसको उस पर अमल में लाया जाए उस बातों को। तो अभी हमें लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर ये जोखिम भरा काम होगा कि सभी पाकिस्तानियों का डेटा इकट्ठा करने के साथ साथ उनकी हलचल पर एक नज़र रखने वाली बात है। तो सभी लोग अपने अपने डिपार्टमेंट, चाहे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट हो, स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट हो, लोकल पुलिस हो, सभी आपस का कोऑर्डिनेशन है और लिखा पढ़ी सभी लोगों की चल रही है कि आखिरकार कौन कौन कहां पर किस जगह है और किस मकसद से है। तो डेटा, हमने कहा ना कि डेटा पहले से ही पुलिस के पास मौजूद है लेकिन उसको रिवाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी ऐसा कोई ऑफिशियल आदेश नहीं आया है कि सभी को भेजना है, लेकिन खास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को लेकर के अलर्ट हो गया है कि कोई भी विदेशी अगर किसी की भी गतिविधियां इधर उधर है तो उसको फिर से रिवाइज कर लिया जाए और सभी लोग अफसर अपने एक ये कहा जाएगा कि एक क्लिक में वो लोग चुटकियों में अपनी हर चीज़ों को, हर गतिविधियों को, हर डेटा को अफसरों तक बता सके, इसलिए उनको तैयार रहने की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन सानू, जैसा कि 48 घंटे में पाकिस्तानियों को निर्देश दिए गए थे कि सभी पाकिस्तानियों को उनको भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए थे, उस निर्देश के तहत अब उनको भारत छोड़ना होगा। सभी राज्य सरकारें अब इनका डाटा एकत्रित कर इनको अब बाहर भेजेंगी। शिवा, देखिए सबके पास डेटा इकट्ठा है और जरूर अभी हमने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के CO से भी बातचीत की है, तमाम बड़े ऑफिसर से भी बातचीत की है, तो उनका साफ तौर से ये कहना है कि डेटा सारा उनके पास है और किसी भी तरीके का अगर ऑफिशियल अगर कोई आदेश आता है तो उस पर अमल लाने की बात करी जाएगी। लेकिन अभी ऑफिशियल कोई भी डाटा रिवील नहीं कर रहा है कि कितने पाकिस्तानी कहाँ है, क्या है। लेकिन 1500 के आसपास का जो डेटा है वो यूपी पुलिस का है कि 1500 के आसपास पाकिस्तानी अलग अलग जिलों में हैं। लेकिन कौन कितना बुजुर्ग है, कौन कितना बच्चे की उम्र का है और कौन कितना जवान है, ये सभी लोग इनको मिला करके ये पूरा डेटा है। तो हमें लगता है कि जो दुधमुहे बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं उनकी काउंटेबिलिटी ना के बराबर की होती है, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तानी है इसलिए उनकी काउंटिंग होती है और इसी के आधार पर ये आंकड़े थोड़े ज्यादा लगते हैं। अभी फिलहाल मनोज, यूपी DGP की तरफ से कोई ऐसा एक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि उन पाकिस्तानी जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जिलों में रह रहे हो या लखनऊ में रह रहे हो कि उनके साथ क्या करना है, उस बात की जानकारी अभी तक नहीं आई है। तो हमें लगता है थोड़ा जल्दबाजी होगी मनोज कहना कि यूपी पुलिस जो पाकिस्तानी जो यहाँ पर टूरिस्ट वीजा पे आए होंगे या किसी काम से वर्किंग वीजा पर आए होंगे तो उनके साथ क्या कुछ होना है, तो अभी किसी भी तरीके कोई जानकारी नहीं है और हमें लगता है थोड़ी रुकने की जरूरत है इस बात को कुछ भी कहने से पहले। ठीक है, ठीक है शिवा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ सुरेश सविता संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। सुरेश, हम आपके पास आते हैं। सुरेश, प्रदेश में जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो अलग अलग वीजा पे आए हैं, कुछ इलाज के वीजा पे भारत आए हुए हैं, कुछ स्टूडेंट वीजा पे छात्र यहाँ पर पढ़ने आए, अलीगढ़ में कुछ छात्र, अभी जानकारी सामने आई है। तो प्रदेश में भी बड़ी संख्या में अलग अलग जनपदों में किसी में 30, कहीं 50, कहीं 40, कहीं 20 का ये आंकड़ा है। अब सभी जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनका आंकड़ा जो है, उनका डाटा जुटाया जा रहा है और उनको पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जा रही है। कानपुर में भी ऐसे लोग होंगे, किस तरीके से प्रशासन उनका डाटा जुटा रहा है और उनको भेजने की जो तैयारी कैसे की जा रही है? जी मनोज, देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे साथी सहयोगी जैसे कि शिवा शर्मा जी ने बताया, जो डाटा होता है हमारे पास मनोज पहले से ही होता है और वो एक्टिव होता है। हमारे पास ये जितने भी पाकिस्तानी लोग यहाँ पर आते हैं उनकी संख्या का आकलन मनोज पहले से ही रहता है और हमको एक एक चीज की एक्टिविटी रहती है कि कौन कहाँ से आया और कौन किस बेस के लिए आया। यदि अगर कोई अपना वीजा लगा करके
इलाज कराने का वीजा लगा करके आया तो उसकी भी टिकट सारी रहती है, और अगर कोई पढ़ने के लिए आया या कोई अपने परिवार वालों से मिलने के लिए तो सारी जानकारी हमारी इंटेलिजेंस के पास बहुत पहले से रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं पहलगांव में जो कायराना हरकत हुई उसको देख के पूरे भारत में एक आक्रोश है, लोगों की आंखों में जो गुस्सा है मनोज साफ तौर पर दिख रहा है। कहीं ना कहीं सरकार का ये फैसला है जो 29 तारीख है वो शायद अंतिम तारीख रहने वाली है, और उससे पहले जितने भी पाकिस्तानी है उनको भारत छोड़ना ही पड़ेगा। मनोज, जहां तक अगर हम लोग बात करें कानपुर की, तो कानपुर में भी कुछ पाकिस्तानी शायद पाए गए हैं और उनको भी उनके ही देश भेजने की तैयारी जोरों शोरों पे की जा रही है मनोज, क्योंकि डीजीपी प्रशांत जी ने साफ तौर पर आदेश शायद कर दिए हैं कि जो भी पाकिस्तानी उनकी एक चिट्ठी तैयार की जाए, उनका एक आकलन किया जाए, जितने भी कानपुर में ऐसे लोग पाए जाते हैं उनको तत्काल प्रभाव से सूचना करके उनकी जो भी प्रतिक्रिया उस प्रतिक्रियाओं को पूरा कराकर उनको पाकिस्तान भेजा जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मनोज पूरे भारत में इस समय एक आग सी लगी हुई है, और ये जो कायराना हरकत निर्दोष लोगों के ऊपर हुई है, और उत्तर प्रदेश का एक लड़का जो शिवम द्विवेदी मारा गया है, कल कहीं ना कहीं योगी जी ने भी आकर स्पष्ट रूप से इस बात में बहुत ज्यादा गम जताया है, और साफ तौर पर उन्होंने ये भी बोला है कि इस तरीके की घटना करने वाले आतंकी और आतंकियों के आका कभी भी किसी भी तरीके से अब बख्शे नहीं जाएंगे। तो मनोज कहीं ना कहीं लोगों को सावधान रहना चाहिए, और कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की जो एक्टिविटी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हर संदिग्ध लोगों पर, आने जाने वाले लोगों पर पूर्ण तरीके से निगरानी रखी जा रही है। जो संदिग्ध है उनसे मनोज पूछताछ भी की जा रही है कि आप कहाँ से आए और कितने दिन के लिए, और आपका वीजा कितने से कितने टाइम तक का था। तो मनोज अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर की पुलिस फुल मूड में है, और अगर हम लोग बात करें सैनिकों की तो सैनिक के साथ कानपुर पुलिस कमिश्नर भी फुल मूड पे, दोनों ही फुल मूड पे है, और दोनों ही पाकिस्तान को उनको देश में पहुंचाने की फिराक में बिल्कुल लगे हुए मनोज जी। ठीक है सुरेश, कानपुर में 36 की संख्या में पाकिस्तानी हैं और उनको बाहर भेजने की तैयारी चल रही है। 27 अप्रैल की आखिरी डेट है, और जो मेडिकल वीजा पे जो लोग आए हैं उनको 2 दिन अतिरिक्त समय दिया गया है, उनको भारत 29 तारीख तक छोड़ना होगा। हमारे साथ अनिल मीणा जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से, हमारे संवाददाता। अनिल, अगर बात करें बुलंदशहर और अलीगढ़ की, बुलंदशहर में भी पाकिस्तानियों की संख्या लगभग 10 के आसपास है, अलीगढ़ में ये संख्या ज़्यादा है, 57 के आसपास है। अब इन सभी लोगों को ट्रेस किया जा रहा है, ये लोग कहाँ हैं, जिस उद्देश्य से आए थे वो वहाँ मौजूद हैं या नहीं है, और इसके बाद इनको पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जा रही है। क्या कुछ अहम अपडेट है? फोन अनम्यूट करिए अनिल। तो इसमें सुनाई देगा, इसमें सुनाई नहीं देगा आपको। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, फोन अनम्यूट करिए अपना। ठीक है अनिल जी, जब बात करते हैं जो लोगों की संख्या वो करीब 10 आगे जाए, पहले जो पाकिस्तानी 5 महिला उनको सबसे पहले भेजा काम उत्तर प्रदेश पुलिस जाए, क्योंकि जिला पुलिस के द्वारा 5 महिलाओं को बॉर्डर पर भेजा गया है, और साथ ही उन्होंने अनिल आपकी आवाज बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को नहीं मिल पा रही है। अनिल, हम दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे आपसे। विकी डे हमारे संवाददाता वाराणसी से जुड़े हुए हैं। विकी डे, पाकिस्तानी अगर नागरिकों की बात करें तो वाराणसी में भी लगभग 10 नागरिकों का आंकड़ा है जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, वाराणसी में रह रहे हैं, अलग अलग वीज़ा पर वो वाराणसी में हिंदुस्तान आए हुए हैं। उनको अब हिंदुस्तान से बाहर भेजने की तैयारी चल रही है, किस तरीके से प्रशासन उनको चिन्हित कर रहा है, और 27 तारीख जो आखिरी डेट है, और जो मेडिकल वीजा पर आए हैं 29 तारीख उसकी आखिरी डेट है, उनको बाहर भेजने की प्रक्रिया कैसे चल रही है? बिल्कुल मनोज, आपको बता दें कि वाराणसी में जो 10 डीजीपी के आदेश के बाद जो पाकिस्तानी नागरिक है उनको भेजने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है, और वाराणसी में जो आंकड़ा बताया गया है जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों की 10 पुष्टि किया गया है, और जिसको लेकर LIO और IB की टीम जो है लगातार अब जो है उस पर जांच पड़ताल कर रही है, और जल्द ही उनको चिन्हित कर जो 10 लोग है, 10 पाकिस्तानी नागरिक है, उनको चिन्हित कर जो क्षेत्र है मुस्लिम बहुल इलाके है वहाँ पे चिन्हीकरण करेंगे, जैसे कि मदनपुरा हो गए, दालमंडी हो गए, बहुल जो
रोहता हो गए, रेणु तालाब हो गए, इन जगहों को चिन्हित कर इनको जो है 27 तारीख तक यहाँ से भेजने के कार्य करेंगे, और जो मेडिकल वीजा पे आए हैं उनको 29 तारीख तक भेजेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सभी अलग अलग वीजा पे आए हैं उसके बाद भी किसी का वीजा अगर रद्द भी हो गया हो, फिर भी वो अवैध तरीके से यहाँ रह रहे, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब जो है इसमें LIU की टीम लगी हुई है, और जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी जिले के मुख्यमंत्री को भी फोन पे बात करके आदेशित किया कि 29 तारीख तक सभी को जो है अपने जिले में ये सुनिश्चित करे कि जो पाकिस्तानी नागरिक उनको भेजा जाए चिन्हीकरण करके जी, और उसकी तैयारी लगातार चली। क्योंकि आपको बता दें, वाराणसी की बात करें तो जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, जो निर्दोष की जान गई है, उसको लेकर लगातार जो है लोग सड़कों पर हैं और मांग कर रही है कि इसकी कार्रवाई की जाए, इससे बदला लिया जाए, प्रतिशोध लिया जाए। जिस तरह से नागरिकों की धर्म पूछ कर मारा गया है, और आतंकी जो है मारने के वक्त जो कहा कि मोदी को बता देना, तो अब जो है मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे, और इसकी काउंटडाउन शुरू भी हो गया है। जिस तरह से आपने देखा भी पाकिस्तान 2 आतंकी मार गिराए भी गए हैं, जो कार्रवाई इसकी शुरू हो गई है। ठीक है, जल्द ही जो है लगातार वक्ता है बड़ी संख्या ठीक है बीके आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अनिल मीणा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से। अनिल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अनिल, मेरी आवाज आपको मिल पा रही? ठीक है, हम अपने सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ चर्चा में विजय खेरा जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, मयंक शुक्ला जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक बंसल जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले विजय खेरा जी, हम आपके पास आते हैं। विजय खेरा जी, पहलगाम की जो घटना है, पूरे देश ने पूरा देश इस घटना को लेकर आक्रोशित है। पूरे देश को झकझोरने वाली ये घटना है और मानवता को सर्वसार कर देने वाली ये घटना है। अब पूरे देश में आक्रोश नजर आ रहा है। इसको लेकर अब गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद, जो गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए कि सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा, उसके तहत अब अलग अलग प्रदेश जो सरकारें हैं वो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही हैं कि उनके प्रदेश में अलग अलग जिलों में कितने और पाकिस्तानी कहां पर हैं और कितने हैं, वो जिस उद्देश्य से आए थे वो वहां हैं या नहीं हैं, उनको चिन्हित कर और उनको बाहर करने की प्रक्रिया की जा रही है। तमाम ऐसे लोग भी हैं खेरा साहब जिनका जो है वीज़ा ख़त्म हो चुका है, उसके बावजूद भी अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, उनको भी चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है। क्या कहेंगे आप विजय खेरा जी? सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। विजय खेरा जी, अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके। वो लोग वीजा पर आए हैं जो लोग जी, वो तो उनको वापस भेजना, ये तो एक डिप्लोमेटिक संबंध जब उनसे तोड़े हैं उसका एक हिस्सा है। हमने राजनयिक संबंध उनसे पहले तोड़ दिए हैं, क्योंकि जब उनको मान लिया है कि अब वो हमारे साथ दुश्मनी निभाने के लिए तय कर चुका है पाकिस्तान, तो अब समय ऐसा है कि बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए ये पूरे के पूरे डिप्लोमेटिक संबंध उनसे तोड़ना, अपने राजनयिकों को वापस बुला लेना, अपने नागरिकों को भी वहां से वापस बुलाना और उनके नागरिकों को यहाँ से भेजना, यह एक डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ने के बाद की सामान्य प्रक्रिया है। तो जहां जहां हमारे पास रिकॉर्ड होगा कि इतने लोग यहाँ आए थे, इनका वीसा अब तक का वैलिड है, कि मेडिकल ग्राउंड पे आए थे या टूरिज्म के आए थे या रिश्तेदारी में आए थे या किसी अन्य कारण से आए थे, उनको वापस जाने के लिए समय दिया गया है और उनको वापस चले जाना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा कोई बड़ी बात है, बड़ी कोई घटना होती है, तब फिर समझ में आएगा नहीं कि क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों में उबाल इतना है। हालात ये भी है कि हो सकता है कहीं किसी मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, शहर में किसी पता लग जाए कि एक पाकिस्तानी आया है, भले वो वीसा के ऊपर आया हो, भले उसके खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई न चाहे, फिर भी लोग जो दुखी हैं, जो राष्ट्र के नाम पर जो भी हो रहा है उससे आहत है, वो कोई ना कोई रिएक्शन कर सकते हैं।
इसलिए उनको बचाना हमारा कर्तव्य है। जो लोग वीजा पर आए मानवता की नीयत से, सरकार ने वो फैसला लिया है कि वो लोग वापस यहाँ से चले जाएं। और जो अवैध थे उन्हें तो ना सरकार छोड़ेगी ना लोग छोड़ेंगे जिनकी पकड़ में आ जाएगा। वो अवैध रूप से कोई रिश्तेदारी में आ जाते हैं, लोग ले आते हैं किसी इधर उधर से, बांग्लादेश से, नेपाल बॉर्डर से, वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब जब कुछ ऐसा हुआ है तब तब मोदी सरकार के समय में झुकना नहीं आया है। डोकलाम हो तो हमने ढकेल के फेंक दिया था उस समय, आपको याद होगा, बिल्कुल रुके नहीं थे, उनको वापस जाना पड़ा था और खाली करना पड़ गया था सारा हिस्सा। हम जब पाकिस्तान से जब सवाल आया था पोइंग झील के ऊपर, तब उन्होंने, हालांकि कुछ राजनीतिक दलों ने ये कहा था कि हमारे पिट गए हैं मिलिट्री के लोग, जो गलत साबित हुआ। बाद में इंटरनेशनल सारे के सारे आए तो वहां भी पिटाई आर्मी ने की थी इनकी, कारगिल में पिटाई की है और सर्जिकल स्ट्राइक में घुस के मारी आए हैं। तो कोई हमारे लिए ये उनकी पिटाई करना, उन्हें बर्बाद कर देना, ये कठिन काम नहीं है इस सरकार को। इस समय हम जिस सरकार के पास 36 राफेल हो, 6 ही बहुत हैं पाकिस्तान के लिए। 6 राफेल आर सफिशिएंट। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक की मार के लिए 1 राफेल डराने के लिए बहुत है। हम नहीं तब खरीद पाए थे, तब तक हम लोगों को ये था हमारे पास राफेल नहीं है, S-400 नहीं है। आज वी आर वेल इक्विप्ड। पाकिस्तान हमारे साथ लड़ाई नहीं लड़ने की हिम्मत कर सकता है, और हिम्मत क्या है ही नहीं। हिंदुस्तान कहीं बहुत पावरफुल है आज की तारीख में, हमारे पास मिसाइल्स हैं, टैंकर्स हैं, तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो राफेल और S-400 जो विश्व के सबसे पावरफुल हमारे पास लड़ाकू हवाई जहाज हैं, वो हमारे पास है। नेवी में भी हम बहुत ताकतवर हैं इस समय। तो इस कारण से खाली अब वक्त की इंतजारी है कि क्या रिएक्शन हमको करना है। आखिर युद्ध तो युद्ध होता है और शांति प्रिय भारत देश है, यही हमारी पॉलिसी सदा रही है। तो कोशिश यही करते हैं युद्ध में हमें न उतरना पड़े, पर युद्ध के लिए हम तैयार पूरी तरह से हैं और जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। क्योंकि युद्ध में नुकसान तो हमारा भी होता है, भले आप उनके 10 लाख लोगों को मार दो, 10-20 हजार हमारे भी मरेंगे, तो क्यों मरे बिना मरे। जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दिया था विश्व को, एक रिकॉर्ड कायम किया हमने नया। हमारे ख्याल से इस तरह का कुछ बड़ा सरकार करने की तैयारी में है और बदला लेने के लिए तो कह ही चुके हैं। पूरा विश्व का माहौल हमारे साथ है इस समय। सबसे बड़ी बात ये है भारतवर्ष की कि चाहे रूस हो और चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड, कोई भी देश हो, सब के सब ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष के यहाँ जाके अन्याय किया जा रहा है, गलत हो रहा है। तो अगर हम रिटेलिएट करते हैं तो आज दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी, पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा हुआ होगा नहीं। उसके पहले चूंकि उनकी हरकतें ऐसी थी तो कमर हम तोड़ ही चुके हैं। भीख मांगने की हालत में वो है, खाने के पास उनके पास नहीं है, 50-60 रुपए में अंडा नहीं मिलता वहां पर, ये हालत उनकी कर दी है। तो बारूद तो बहुत दूर की चीजें हैं। लेकिन विजय खेरा जी, अपने जो उनके मंसूबे हैं उस मंसूबे से तो वो बाज नहीं आ रहे हैं। भले ही हमने उनको दुनिया से अलग थलग कर दिया हो, उनकी मैसियत जो है वो तबाह हो गई हो, लेकिन जो उनकी मानसिकता है वो मानसिकता उनकी जो जहनियत है वो नहीं बदल रही है, और उसी जहनियत की वजह से वो लगातार हिंदुस्तान की जो खुशहाली है, अमन चैन है, उसको बिगाड़ने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। विजय खेरा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मयंक शुक्ला जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मयंक शुक्ला जी, पहलगाम की जो घटना हुई उससे पूरा देश स्तब्ध है, दुखी है, और पूरा देश चाहता है कि उन नापाक लोगों को सजा मिले, उन दहशतगर्दों को सजा मिले। न सिर्फ उनको सजा मिले बल्कि उसके पीछे जो नापाक पाकिस्तान है उसको ऐसी सजा मिले ताकि उसकी जो रूह कांप जाए और भविष्य में इस तरीके की कायराना हरकत करने से पहले वो 10 बार सोचे। और इसी के तहत हर वो प्रयास सरकार कर रही है जिससे एक कड़ा मैसेज जाए। इसी के तहत अब पाकिस्तानी नागरिकों को ना तो हिंदुस्तानी यहाँ देखना चाहते हैं और ना ही सरकार उनको देखना चाहती है, और उनको तत्काल प्रभाव से हिंदुस्तान छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी उनका चिन्हीकरण चल रहा है, उनको पाकिस्तान भेजने की तैयारी जारी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो इतनी विभत्स जो घटना हुई है जी, उसको लेके मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सभी दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। और सजा बहुत छोटा शब्द है। जिस प्रकार से ये कुकृत्य किया है आतंकवादियों ने, मुझे लगता है कि इसमें कठोरतम से कठोरतम सजा होनी चाहिए। और जो मतलब मानवीय मूल्यों को तार-तार कर रहे हैं, उनके साथ भी मानवीय मूल्यों का कोई औचित्य नहीं बनता है। समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है
कि सरकार, भारत सरकार कठोरतम कदम उठाए। समाजवादी पार्टी इस विषय पे पूरी तरीके से साथ में है। माननीय राष्ट्रपति जी ने एक बात और कही है कि किसी भी राजनीतिक दल को इस मामले में राजनीति करने की जरूरत नहीं है। खैर, राजनीति कौन कर रहा है, समाज देख रहा है। हो सकता है कि क्षणिक रूप से कोई फायदा उठाना चाहे, वो अलग विषय है, मगर हमारा इस बिल्कुल साफ कहना है कि मुंह तोड़ जवाब नहीं देना है, मुंह तोड़ देना है पाकिस्तान की इस हरकत को। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से भारत को कभी कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। भारत बहुत बड़ा देश है, हमें हमेशा कंपैरिजन करना चाहिए बड़े देशों से। अमेरिका से करना चाहिए, रशिया से करना चाहिए, दुबई से करना चाहिए, चाइना से करना चाहिए। पाकिस्तान वैसे ही भिखारी देश है, आज से थोड़ी ना है। हाँ, भारत उसे 4 युद्ध पहले ही हरा चुका है। 43 में हम लोगों ने, 65 में, 71 में और 99 में लगातार युद्ध हरा है। भारत के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। तो पाकिस्तान को तो गिनती में लेना ही नहीं चाहिए। इसके बाद जो दूसरी बात आती है, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत गंभीर विषय है, मगर मुझे लगता है सरकार को मंथन इस बात पे भी करना चाहिए कि इंटेलिजेंस और जो वहां पे जो सेना के वहां पे टुकड़ी थी और वहां पे जब इनपुट था पहले से कि आतंकवादी हमला हो सकता है, तो अजीत डोभाल जी को जेम्स बॉन्ड कहते हैं इंडिया का, तो वो लोग क्या कर रहे थे? और मुझे लगता है कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी बनती है, इस पे भी मंथन होना चाहिए। और पहले की तरह, जैसे पहले पूर्व में जो जिम्मेदार विधायक जो मंत्री होते थे वो इस्तीफा दे देते थे, तो मुझे लगता है इस पे अगर अपनी गलती निकलती है तो उन्हें इस्तीफा भी दे देना चाहिए। मगर जो मेन बात है, मुख्य विषय ये है कि हम लोगों को जो ये विभत्स घटना हुई है इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इनके जो आका हैं उनकी कमर तोड़ने का काम भी हर हालत में होना चाहिए। और इसके पीछे जो भी लोग शामिल निकले उन पे कठोरतम कार्रवाई हो। इसके लिए चाहे पाकिस्तान में हम लोग को घुस के मारना पड़े। पाकिस्तान की हैसियत ना पहले थी ना आज है हम लोगों से युद्ध करने की। और ये जो घृणित हरकत वो पहले भी करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। भाई, पुलवामा जैसा हमला हो गया, उसके बाद आज तक उसमें कुछ हम लोग नहीं उस पर जांच करके बता पाए कि कैसे हुआ। तो मैं ये चाहता हूं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इस तरीके की हरकत दोबारा करने की हिम्मत कोई ना कर पाए। और भारत, अगर हम लोग बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सैन्य रूप से भी, मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आज हम मजबूत हो गए, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। 2014 से पहले भी भारत की जो सेना थी वो तीसरी सबसे बड़ी सेना थी। हमारा जो हवाई जहाज का जो हमारा एयरफोर्स है वो पहले भी दूसरे नंबर पे था और हमारा जो युद्ध पोत है उसमें हम 5वें नंबर पे थे। अभी हम आगे नहीं बढ़े, उसी जगह पे हैं। ठीक है। तो हम देश पहले से मजबूत था, सदैव था, हमारा भारत महान था, है और रहेगा। जी ठीक है शुक्ला जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आलोक बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आलोक जी चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। आलोक जी, जिस तरीके से पहलगाम में कायरतापूर्ण हमला हुआ उसको पूरे दुनिया ने देखा और देश ने देखा, और देश जो है उसको लेकर आक्रोशित है। और देश के सेंटिमेंट को समझते हुए सरकार ने और सरकारें हर वो प्रयास कर रही हैं जिससे पाकिस्तान को कड़ा संदेश जाए और देशवासियों को भी लगे कि नहीं, सरकार कुछ कर रही है। इसी के तहत पाकिस्तान के खिलाफ कई अहम कदम भी उठाए गए हैं और अब पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। अलग अलग राज्यों से अब पाकिस्तानियों को चिन्हित किया जा रहा है कि पाकिस्तानी जो भी हैं उनको अब भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। 27 तारीख तक उनको छोड़ना है। जो मेडिकल वीजा पर आए हैं उनको 2 दिन की रियायत दी गई है, उनको 29 तारीख तक भारत छोड़ना है। लेकिन इस बीच मेरा सवाल है कि भय बिन होत न प्रीत, ये हमारे यहाँ कहावत है कि भय बिन होत न प्रीत। अब सर, सीमित स्ट्राइक का समय मेरे ख्याल से निकल चुका है। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जैसा कि अभी शुक्ला जी ने कहा कि मुंह तोड़ जवाब नहीं, मुंह तोड़ना पड़ेगा, तभी ऐसी हैवानियत जो करने वाले लोगों को सबक मिलेगी। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है कि इस जघन्य अपराध की सजा और उसका दंड जी आतंकवादियों को और उनके आकाओं को मिलना ही चाहिए। और इसके लिए जो भी कदम उठाने हैं वो भारत सरकार उठा ही रही है। बिल्कुल। जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, वो भुखमरी के कगार पे पहुंच गया और जिस तरीके से हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख दिया है, इस एकमात्र मुद्दे से ही पाकिस्तान की स्थिति चरमरा गई है जी। अब लोग कहेंगे कि क्या पानी नहीं जाने देंगे? ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे बांध अभी इतनी क्षमता नहीं है कि हम पूरी तरह से पानी रोक सकें। बिल्कुल। लेकिन अभी तक क्या है, हम उनको जो है सूचना देते थे कि कितना पानी आया, कितना पानी गया।
हफ्ते के अंदर जितना पानी आता था उतना चला जाता था, और दैनिक रूप पर 50% से 100%, 30% तक पानी की हमारे पास छूट होती थी। लेकिन अब अगर हम उनको ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो उनका जो कृषि है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा कि कब बुआई करनी है, कब कटाई करनी है, कुछ नहीं पता। जब पानी खुलेगा, जब बंद होगा। और अभी पाकिस्तान में स्थिति ऐसी है कि पंजाब और सिंध के बीच में झगड़े चल रहे हैं, क्योंकि पंजाब ने 5 नहरें बनाने की घोषणा की है चोलिस्तान में, और जिसके लिए सिंध के लोगों ने पूरी सड़कें जाम कर रखी हैं और सिंध में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो की है और आसिफ जरदारी की है, वो सरकार को तोड़ने की वो धमकी दे रही कि हम सरकार से हट जाएंगे, जिससे सरकार गिर जाएगी। तो पाकिस्तान की स्थिति वैसे ही चरमरा चुकी है। दूसरी तरफ अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग इस कृत्य में संलग्न थे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, उनको हमें खत्म करना है। चाहे वो जनरल असीम मुनीर हो या DGISI हो या जिसने भी ये किया, हमें एक पॉइंटेड मैसेज देना है कि जो आदमी हमारे खिलाफ कोई भी कदम उठाएगा वो दुनिया के धरा के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है। अब कैसे करना है ये सरकार नियम देंगी। हम लोग यहाँ स्टूडियो में बैठकर अगर सरकार को परामर्श दें कि कैसे करना है तो ये मेरे ख्याल से उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि सरकार और जो सैनिक अधिकारी हैं वो सर्वश्रेष्ठ रूप में समझते हैं कि किस तरीके के कदम कब और कहां और किस तरीके से उठाना है। बिल्कुल जी, ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे साथ सुरेश सविता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं कानपुर से। सुरेश, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। सुरेश, जिस प्रकार से कानपुर की अगर बात करें, 36 पाकिस्तानी यहाँ पर कानपुर में हैं। जो जिले के अधिकारी हैं उनकी सूचना के अनुसार 36 पाकिस्तानी कानपुर में हैं, अलग अलग उस बीजे से वो कानपुर पहुंचे हैं। उनको किस तरीके से अब प्रशासन तैयारी कर रहा है उनको देश से बाहर करने की? जी देखिए मनोज, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता दूं कि जो हमारे इंटेलिजेंस है उनके पास जो पहले से ही इन लोगों की लिस्ट रहती है। जैसे कि आपने बताया कि 36 ये भी जो 36 लोग हैं, इनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है, और शासन प्रशासन सभी के डबल इंजन सरकार के हमारे सभी लोगों के लगभग आदेश हो चुके हैं। ये जो पाकिस्तानी नागरिक हैं इनको जल्द से जल्द उनके ही देश में पहुंचाया जाए, क्योंकि जो 27 तारीख है वो लास्ट डेट है, लेकिन 2 दिन की डेट उनके लिए बढ़ रही जो मेडिकल के लिए आए हैं। ऐसे लोगों को 2 दिन का मौका और दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है मनोज कि ये जो 29 तारीख है वो लास्ट डेट होने वाली है, और 29 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी तरीके का इन लोगों को समय देने वाली नहीं है। इसी को देखते हुए कानपुर प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मूड में है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्द से जल्द उनको उनके देश में ही पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, क्योंकि विशाल कहीं ना कहीं इतनी कथित तरीके से ये जो निर्दोषों की हत्याएं हुई हैं, जो उनके ऊपर कायराना हरकत हुआ है, इसका पूरा देश रोष कर रहा है, पूरा देश इसका शोक मना रहा है। हर लोगों की आंखों में समय आंसू, कुछ लोग कैंडल मार्च निकाल कर अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं, कुछ लोग बैनर पोस्टर जला करके शोक व्यक्त कर रहे हैं, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पाकिस्तान को उसकी ही भाषा में करारा जवाब देना चाहिए, और मनोज देना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की कायराना हरकत भारत ने ना कभी बर्दाश्त की है ना कभी करेगा। ऐसे लोगों को उनके हिसाब से ही जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा हमारी आर्मी ने करना चालू कर दिया है। और अगर हम लोग बात करें कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की, तो कानपुर कमिश्नरेट पुलिस भी बिल्कुल मूड में नजर आ रही है, और कानपुर में हर संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर नजर रखी हुई है। और ये जो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं उनको जल्द से जल्द उनके मुल्क पहुंचाया जाएगा। और इस तरीके की कृत्य जो कानपुर में हुआ है, कानपुर के एक लड़के के साथ, शुभम देवी के साथ हुआ है, वो कहीं जिन लोगों के साथ भी हुआ है, सभी के साथ ऐसा कृत्य कानपुर उत्तर प्रदेश सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों की ये मांग है, क्योंकि कल मनोज जब मैं शुभम द्विवेदी के घर पे था, वहां लगातार लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। वहां लोग बराबर योगी जी के सामने ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान हिजड़ा है, पाकिस्तान को खत्म करो, बदला लो। इस तरीके के नारों से हाथीपुर गांव पूरा गूंज उठा था। और दूसरा जो सबसे जो अहम दुखद मनोज वहां पर स्थिति थी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो, छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, हर आदमी ने सुबह को शहीद का दर्जा दे दिया। मनोज जी ठीक है, सुरेश जुड़े रहे आप हमारे साथ। खेरा साहब, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। खेरा साहब, निश्चित रूप से लोगों की जो अंदर की आग है हिंदुस्तानियों के अंदर, जिस तरीके से 26 लाशें 27 लाशें देखी हैं हिंदुस्तानियों ने, तो उनके अंदर की आग जो है वो जल रही है।
चिता की आग भले ही ठंडी पड़ जाए, लेकिन बदले तक लोगों के अंदर, हिंदुस्तानियों के अंदर जो आग है वो तो कम से कम नहीं बुझने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई सरकार कर रही है, कार्रवाई जो है हमारी सेना करने की तैयारी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है कि तमाम क्षेत्रों में भी हमें मजबूत होने की अभी ज़रूरत है। जैसे कि इंडस वाटर की हम बात कर रहे थे, वहाँ उसको सस्पेंड कर दिया गया है। पानी अभी तक रोकने की हमारे पास क्षमता नहीं है, हम कि अगर पानी रोकते हैं तो हम रोक नहीं सकते, इतनी कैपेसिटी नहीं है। मोड़ते हैं तो हमने अभी मोड़ने की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं की है। दूसरी तरफ इंटेलिजेंस फेल्यूर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उस पर भी गौर करने की बात है, वहां पर भी काम करने की ज़रूरत है। सेना, ठीक है, ये दुखद घटना हुई है, सेना अब जवाबी कार्रवाई करेगी और निश्चित रूप से उनको जहन्नुम में पहुंचाएगी, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इंटेलिजेंस फेल्यूर की वजह से या कुछ और कमियों से, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जहां खामियां हैं, जहां पर हमको अभी और बहुत काम करने की ज़रूरत है, उसको भी हमें कहीं ना कहीं मजबूत करने की ज़रूरत है। खेरा जी, इंटेलिजेंस फेल्योर की जहां तक सवाल है, हमें इंटेलिजेंस के बारे में विचार तो करना चाहिए, लेकिन ऐसे मामलों में जहां लोग अपनी जान पर खेल कर आते हैं, अब जैसे इंदिरा जी की डेथ उन्हीं के लोगों ने कर दी थी, राजीव गांधी के लिए वो मार के खुद मरने के उतारू हो गए, मर गए, खुद भी मार दिया, जॉन एफ कैनेडी को मार दिया, 9/11 अमेरिका में हो गया। तो जहां तक इंटेलिजेंस का सवाल है, इस समय हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा मजबूत ही है। जिस हिसाब से आतंकियों को कोई ना कोई जाके मोटरसाइकिल पे मार देता है पाकिस्तान के अंदर, एक एक करके 8-10 मार दिए गए। मतलब जो इजराइल कभी किया करता था, उसके दुश्मन मरते थे, किसी को पता नहीं होता था। मुझे नहीं मालूम कौन मार रहा है, लेकिन मर तो रहे हैं और पाकिस्तान पकड़ भी नहीं पा रहा। उसी के देश में वहीं जाके लोग मार के चले आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस हिसाब से तो काफी अलर्ट है। और दूसरी बात, अभी जो कह रहे थे कि डिफेंस तब भी मजबूत था, अगर तब मजबूत था, चूंकि अभी बात चलाई थी किसी प्रवक्ता ने, इसलिए कह रहा हूँ, तब क्यों ए.के. एंटनी साहब ने यहाँ पार्लियामेंट में बोला था, तत्कालीन रक्षा मंत्री ने, कि हमारे पास पैसा नहीं, हम इसलिए नहीं खरीद पा रहे हैं। राफेल जो है वो इट वाज द नीड ऑफ आवर, सबसे बड़ी आवश्यकता थी हमारी, सबसे बड़ी आवश्यकता आइदर राफेल और S-400, उसके बिना हम बिल्कुल लेकिन खेरा साहब, ये समय जो है आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। जो खामियां थी उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए और आगे भविष्य में जो हमारी सेना मजबूत हो, देश मजबूत हो, इसके प्रयास किए जाने चाहिए। जी, मैंने एक लाइन खाली ये बोली है कि राफेल आने से हम बहुत मजबूत हो गए, उस बात को काटा गया, उसका जवाब दिया है। बाकी मैं आपकी बातों का ही जवाब दे रहा हूँ थ्रू आउट। इंटेलिजेंस के बारे में हमको सोचना ही है और अमित शाह जी ने बोला भी है, हम इसको और गहराई से कोशिश करेंगे, पर ऐसा फेल्योर नहीं है जिसको दर्शाने के लिए बड़ी भारी, क्योंकि आर्मी भी इंटेलिजेंस का एक हिस्सा होती है, आर्मी भी इंटेलिजेंस होती है, रॉ भी है, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो काम करती है इस विषय पे। और इस समय हम, बल्कि हमारे रॉ से पूरी दुनिया उल्टा डरती है। हिंदुस्तान का रॉ एक जमाने में, तब उसका नाम नहीं था, पर आज उसका नाम पूरे विश्व में है कि रॉ एक संस्था इंटेलिजेंस। पर जहां तक ये पानी रोकना और ये तो एक एक छोटी छोटी बातें हैं, पानी भी रोक दिया उनका, हमने सप्लाई रोक दी, फिर उनके यहाँ से हमने डिप्लोमेट संबंध तोड़ दिए, व्यापारिक संबंध खत्म कर दिए, पर मेन पार्ट ये नहीं है। ये तो तैयारियां हैं अभी एक एक करके, कि जो हमारे साथ हुआ है हम बिल्कुल पिन पॉइंट करके उनको उसका जवाब उसी तरह से दे पाए जिस तरह हम पीछे देने में सफल रहे हैं, फिर से उसी तरह जवाब दें और तब चैन से हम लोग सो पाएंगे। ठीक है, ठीक है। खेरा साहब आप जुड़े रहे हमारे साथ। शुक्ला जी, हम आपके पास आते हैं। मयंक शुक्ला जी, जिस तरीके से कई लोगों के जो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे उनके बयान सामने आए कि वहाँ पर लोकल पुलिस कुछ दूर पर ही मौजूद थी, लेकिन लोकल पुलिस ने वहाँ पर लोगों की मदद नहीं की। स्थानीय कुछ लोगों ने मदद की, कुछ लोगों ने नहीं की। स्थानीय लोगों की संलिप्तता थी और इसके प्रॉपर सबूत भी आ गए, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो कश्मीर के अंदर जो अभी तक ऐसे लोग हैं जो देश विरोधी लोग हैं, उनको भी चिन्हित करने की ज़रूरत है। वो अभी भी खा रहे हैं भारत की ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो जहनियत जो है वो भी अभी भी पाकिस्तान परस्त है। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की ज़रूरत है। शुक्ला जी,
पूछना चाहता हूं कि कोई रोक रहा है क्या सरकार को ये सब करने से? बिल्कुल, सरकार लगातार कह रही है हम सुरक्षित हाथों में हैं। मैं 2-3 बातें करना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे लगता है भाजपा प्रवक्ता को ये बातें नहीं करनी चाहिए कि गोपनीय रूप से भारत क्या कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। इससे हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आएगी। और मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूं, मगर एक बात इन्होंने बोली है तो एक बात मैं ही बोलूंगा कि पठानकोट में जब आतंकवादी हमला हुआ था तो ISI को भारत पहली बार अगर किसने बुलाया था तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बुलाया था। और बड़ा फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर क्यों नहीं है? मैं कहना नहीं चाह रहा हूं पॉलिटिकल बात, मगर फिर सुन लीजिए आप, ये पॉलिटिकल फेलियर है, ये हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है और ये हमारा इंटेलिजेंस का भी फेलियर है। इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इसे छोटी घटना कह रहे हैं। वो समझ नहीं आता भाजपा के लोग कई बार किस तरह की बातें करते हैं। और रॉ के ऊपर नहीं करना चाहिए। रॉ श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है और रहेगा। हमारे भारत की हर एजेंसी पॉलिटिकल नहीं है। ये पॉलिटिकल बुराई क्यों कर रहे हैं आप? रॉ श्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। हमारे देश की हर जो सुरक्षा एजेंसी है वो सर्वश्रेष्ठ थी, है और रहेगी। तो मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं को पॉलिटिकल बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि सरकार को डिफेंस करते करते कहीं ऐसा ना हो कि अपनी गोपनीय बातें लीक करना शुरू कर दे। तो अब हमारे जैसे नेताजी ने, हमारे नेता माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से स्वतंत्र है, पूरी तरीके से हम साथ में सरकार के जो भी जिम्मेदारी है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। हर तरीके से समाजवादी पार्टी साथ में। और अगर वहां पे कुछ लोग संलिग्ध थे तो ये भी इंटेलिजेंस की बात है कि इंटेलिजेंस के लोगों को नहीं पता था कि वहां पे कौन लोग शामिल है, कौन उनको लोकल गाइडेंस दे रहा है। तो ये सब बातें इंटेलिजेंस और केंद्र सरकार का पार्ट है। और वहां पे इतने समय से अगर आप वहां पे धारा 356 हटाने से लेके और तमाम बातें कर रहे हैं तो वहां पे अब तक आपने क्या किया? वहां तो सब कुछ सामान्य चल रहा था। पाकिस्तान से लोग आए और वारदात करके चले गए। ये कितनी बड़ी बात है? बॉर्डर पास में नहीं है, वहां से बॉर्डर दूर है। तो इतनी बड़ी, मतलब लोग आए, हत्याएं करी और चले भी गए। वहां पे तो शुरू में सुनने में आ रहा था कि जंगलों को घेर लिया गया है, कोई बाहर नहीं जा पाएगा। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार का काम हुआ है। और मैं, सेना हमारी श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, मगर जिन लोगों को वहां पे पॉलिटिकल माइलेज लेने का काम था उन्हें थोड़ा सा जनता के और आम लोगों के हित में भी सोचना चाहिए और ये मानना चाहिए कि क्या गलतियां हुई। और उस गलती पे गलती मानने में कोई बुराई नहीं है। मुझसे गलती होगी, मैं भी गलती मान लूंगा, मगर उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। सरकार वो बड़ा दिल नहीं दिखा पा रही है। अपनी गलती माने और कार्रवाई करे। हम कार्रवाई में पूरी तरीके से साथ हैं। ठीक है, ठीक है शुक्ला जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आलोक बंसल सर, एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। आलोक बंसल सर, 2 सवाल है हमारे। जिस तरीके से बात की जाती है कि अब पाकिस्तान की हैसियत नहीं है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं बची है, हैसियत भले ही ना हो लेकिन वो पाकिस्तान आज भी हमारे लिए सिर दर्द बना हुआ है और लगातार हमें हिंदुस्तान को थ्रेट करने का प्रयास कर रहा है, हमारे अमन चैन को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। हम सक्षम भी हैं कि हम उसको उसी की भाषा में जवाब दे सकें, लेकिन क्या मजबूरियां हैं सर, आपको लगता, क्या मजबूरियां लगती हैं? देखिए, सक्षमता की जहां तक सवाल है, हमें ये समझना चाहिए कि सैन्य क्षमताओं की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पाकिस्तान आज परमाणु हथियारों से लैस राष्ट्र है और उसके खिलाफ जो सैन्य कार्रवाई की जा सकती है उसकी कुछ सीमाएं हैं। और इस वक्त विश्व नहीं चाहेगा कि एक परमाणु युद्ध हो, 2 परमाणु युद्ध से सज्जित देशों के बीच में। पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के हमारे पास अन्य कई रास्ते हैं और हम उनको अपना रहे हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा संयम की आवश्यकता है। और हमें इसे समझना चाहिए कि सबसे बड़ी कोशिश पाकिस्तान की जो इन हमलों के द्वारा है वो ये है कि पाकिस्तान की चेष्टा थी कि इसके कारण शेष भारत में सांप्रदायिक दंगे हों और वो ऐसे समय में होते जब प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे, जो एक महत्वपूर्ण यात्रा थी, और उपराष्ट्रपति वैंस भारत में थे। ये उनकी कोशिश थी। तो भारत की जनता ने एक परिपक्वता को दिखाया है। कोई भी दंगे नहीं हुए, सब लोग संयमित रूप से, कोई आपने रिएक्शन नहीं देखा कि कश्मीरियों के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया हो रही है या कुछ हो रही हो। और हमने देखा कि इस घटना में कई लोग, कश्मीर के लोगों ने कई लोगों की जान बचाई। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने अपना बलिदान दिया। तो हम, जो पाकिस्तान की ISI की कोशिश थी उसको हमने पूरी तरह से विफल कर दिया है। और जहां तक सवाल कदम उठाने का था, मेरे ख्याल से इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखना एक बहुत बड़ा कदम है। एक ऐसी संधि जो 1960 से प्रभाव में थी, उसको
उसको सस्पेंड करना या उसका क्रियान्वयन रोकना, निलंबन करना एक बहुत बड़ी बात है और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमने इसको अपनी तरफ से रखा है। और अगर आपने वो पत्र पढ़ा हो जो भारत की सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के सेक्रेटरी को लिखा है, उसमें उन्होंने साफ कारण भी स्पेसिफाई किए हैं कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एकमात्र कदम ऐसा है जो पाकिस्तान के साथ युद्ध करने से भी बड़ा है। पाकिस्तान ने कहा भी है, अगर आप देखें पाकिस्तान की जो प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने कहा कि बॉर्डर का रोकना एक युद्ध के कदम के जैसा है। तो जो कदम हम उठा सकते थे वो हमने उठाए हैं और जनता को भी संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी दुश्मन को जो भी सजा देनी है वो आपको अपने समय और अपनी जगह पे देनी होगी। ऐसा नहीं है कि लोग टीवी स्टूडियो पे बोले कि आज और अभी। तो बिल्कुल भावनाओं में आकर सर युद्ध नहीं लड़े जाते हैं और जवाब नहीं दिए जाते हैं। एक और अहम सवाल, जिस तरीके से सर सिंधु जल समझौते की हम बात कर रहे हैं सर, पाकिस्तान से 3 हमने युद्ध लड़े हैं, उस दौरान भी हमने सिंधु जल समझौते को नहीं तोड़ा है, लेकिन अब आकर सिंधु जल समझौते को तोड़ना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है मानवता के आधार पर, और या कह लीजिए संधि में बंधे रहने की वजह से भारत ने कभी इस संधि से भारत बाहर नहीं गया। लेकिन जब भारत ने देखा कि उसके क्योंकि ये पानी से जुड़ा मामला था, वहां के नागरिक इससे प्रभावित होते, लेकिन जब भारत ने देखा कि उनके निर्दोष नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है, तो फिर हम क्यों परवाह करें उनके नागरिकों की, हम संधि से बाहर आ गए। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, हम संधि से बाहर आए क्योंकि पाकिस्तान ने इस संधि का दुरुपयोग किया कई बार, और पाकिस्तान और हमने जो पत्र लिखा है पाकिस्तान को, उसमें हमने साफ लिखा है कि हमने क्यों कर रहे हैं, हम इस संधि को क्यों निलंबित कर रहे हैं। उसके पीछे हमने कारण दिया कि हम चाहते थे कि ये संधि को रीनेगोशिएट किया जाए, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया और आपने कोशिश की कि हमारी जितनी भी पन बिजली योजनाएं हैं उनको रोका जाए, उनमें रुकावट डाली जाए, और जिस तरीके के आपने कदम उठाए उसके कारण हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। और अभी भी आप देखिए, हमने उसको एब्रोगेट नहीं किया है, हमने उसको अबेयंस में रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को बिल्कुल तोड़ा नहीं है। भारत ने विश्व को दिखाया है कि भारत एक परिपक्व राष्ट्र है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधी संधियों और अंतर्राष्ट्रीय जो नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स हैं या जो नॉर्म्स हैं, जो समीकरण है, उनको हम फॉलो करते हैं, और हम जो है जिम्मेदार राष्ट्र है। और ये हमने दिखाते हुए जो भी कदम उठाना चाहिए था वो हमने उठाया है। और मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि किसी भी युद्ध से ज्यादा बड़ी चीज है इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखना। बिल्कुल सर, एक और अहम सवाल है और बतौर डिफेंस एक्सपर्ट मैं चाहता हूं कि आप उसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। सर, अभी तक पुलवामा उरी की हम बात करते रहे हैं, प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज आपने देखी है, लंबे समय से उनको आप देखते चले आए हैं। इस बार की जो प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज है और जो बिहार की धरती मधुबनी से कल उन्होंने संदेश दिया कि धरती के किसी छोर तक जो आतंकवादी होंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, तो उनको वहां से ढूंढकर खत्म करेंगे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की बची खुची जो जमीन है उसको भी नेस्तनाबूद करने का समय आ गया। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान आज बिखराव की ओर है। अगर भारत कोशिश करेगा तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना निश्चित है जी। पाक आधिपत्य में जो जम्मू कश्मीर की भूमि है वो हमें लेनी है, उसका भी समय आ रहा है जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सामरिक और सैन्य कदमों का समय टीवी स्टूडियो में निर्धारित नहीं किया जा सकता जी। तो पाकिस्तान का खात्मा निश्चित है। अगर आप देखें, वहां पे अर्थव्यवस्था उनकी चौपट हो चुकी है। अंदरूनी जो टकराव है वो आप देख रहे हैं, जिस तरीके की घटनाएं बलूचिस्तान में हो रही हैं, जिस तरीके की घटनाएं सिंध में हो रही है, लोग रोड पे बैठे हुए हैं, कई दिनों से बैठे हुए हैं। आतंकवाद की घटनाएं जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रही हैं वो भी आप देख रहे हैं। तो पाकिस्तान की स्थिति आज बहुत ही दयनीय है। और अब अर्थव्यवस्था में जब अगर हम भारत कदम उठाएगा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चौपट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा जी। आज की पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा दिए गए पैसों के बलबूते पे चल रहा है। उन्होंने जो उनको उधार दिया है तेल आयात करने के लिए, जो उन्होंने पैसा उनके बैंक में जमा कर रखा है, उसके बलबूते पे IMF ने उनको लोन दिया है। अगर कल को ये राष्ट्र वहां से पैसा अपना निकाल लेते हैं तो ये
कुछ ही दिनों की बात होगी जब पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगेगा और पाकिस्तान के अंदर आप हाहाकार देखने लगेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। शुक्ला जी, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। शुक्ला जी, देश में तमाम मतभेद भी हैं, पक्ष और विपक्ष की बात कर लें, और तमाम आपस में मतभेद हैं धर्म संप्रदाय और उनको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं हमको जो आपस की जो बातें हैं, कहीं ना कहीं हमको अपने स्तर से उसको सुलझाना चाहिए, और वर्षों से हम सुलझाते आए हैं। लेकिन जब देश की बात आती है तो पूरा देश एकजुट होकर मजबूत भारत और इस भारत की अखंडता के साथ जो खिलवाड़ करता है उसको हम मुंहतोड़ जवाब देते हैं। यही प्रयास सरकार अलग अलग तरीकों से कर रही है। पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर भेजा जा रहा है, इंडस वाटर से संधि से हट गया है भारत, और तमाम और अन्य जो फैसले सरकार ने लिए हैं। आगे कार्रवाई भी सरकार कर सकती है आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन मौजूदा जो वक्त है वो एकजुट होकर हमें एक मैसेज देने का वक्त है कि हम एकजुट हैं और एकजुट होकर देश विरोधी ताकतों से हम लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात कही आपने। कोई भी मतभेद, मनभेद राष्ट्र से बड़ा नहीं होता है। देश की सुरक्षा के मामले में सभी सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें सारे दलों ने सरकार को समर्थन दिया है इस बात पे कि आप इस मामले में कठोरतम कार्रवाई करिए। देश एकजुट है, हम एकजुट हैं, सारे प्रदेश एकजुट है, यहां तक कि कश्मीर एकजुट है। कश्मीर आज बंद है। कश्मीर के लोगों के दुख दर्द ये निकल के आ रहे हैं कि जैसे ही उनका जीवन अपने सही रास्ते पे आने को होता है, ये आतंकवादी आके इस तरीके की हरकत करते हैं। तो पूरा देश एक है, पूरा देश आतंकवाद के मामले में बहुत स्पष्ट है। हमारे नेता, सभी विपक्ष के नेता, सरकार, इस वक्त सबका एक ही ध्येय है कि जो बेगुनाहों का खून बहा है उस खून का बदला हर हालत में होना चाहिए। और मैं जो एक्सपर्ट हैं उनकी बात से काफी हद तक सहमत हूं कि हम लोगों को बहुत प्लानिंग से काम करना चाहिए। हमें सिर्फ बातों से काम, डायलॉग डिलीवरी से काम नहीं चलेगा। हमें जो पाकिस्तान के खिलाफ एक मजबूत नीति बनानी पड़ेगी, एक ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि बलूचिस्तान अपने आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो अब हम जब इतना जानते हैं तो सरकारों को कितना पता होगा, मुझे लगता है बहुत बेहतर पता होगा। अगर हम लोग सही से स्ट्रेटजी कर ले तो पाकिस्तान में दम नहीं है, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है भाई। तो आप देखिए, मैं फिर कहता हूं कि हमें अपना कंपटीशन हमेशा चाइना, अमेरिका और जापान जैसे देशों से रखना चाहिए। जापान जिसने 2 बड़े परमाणु हमले झेले और आज वो हमसे भी 40 साल आगे है। बिल्कुल। चीन हमारे बाद में कहीं ना कहीं जो उसकी एक अफीम की खेती के लिए जाना जाता था, आज वो कहां पहुंच गया। तो हमें अपने आप को मजबूत करने के लिए, बिल्कुल, हमें अपने आप को मजबूत करना होगा और एकजुट होकर देश के दुश्मनों का सामना करना होगा, तभी हम जीतेंगे भी। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्ला जी आपका बहुत शुक्रिया, विजय खेरा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और आलोक बंसल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे समय इजाजत नहीं देता है फिलहाल। सुरेश सविता आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से सरकार अपना काम कर रही है और देश के नागरिकों में निश्चित रूप से गुस्सा है और इस घटना के बाद लगातार आक्रोश भी जाहिर हो रहा है, लेकिन हमें आक्रोश में काम नहीं लेना है। हम सरकार पर हमें भरोसा है और देशवासियों को भरोसा है। सरकार अपने स्तर से, अपने तरीके से काम कर रही है और जल्द ही कुछ ऐसे निर्णय लिए जाएंगे, कुछ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे जो हमारे नागरिकों की शहादत हुई है उस पर मरहम लग सके। ये कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से पूरा देश इस घटना से स्तब्ध है और सरकार अपने स्तर से काम कर रही है और इसी के तहत अब नागरिकों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।